Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this particular video we will discuss नीलोखेरी प्रोजेक्ट. ठीक है, ये क्या है? ये आगे वाली वीडियोस जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किए थे प्रोजेक्ट, उससे नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है दैट इज नीलोखेरी प्रोजेक्ट. ठीक है, ये नीलोखेरी प्रोजेक्ट जो है ये कब स्टार्ट हुआ था? 1948 में स्टार्ट किया गया था. श्री एस के डे ने इसको स्टार्ट किया था 1948 ने. इनका पर्पस क्या था कि हम रेजिडेंस प्रोवाइड करेंगे फॉर 700 इमिग्रेंट्स फ्रॉम द पाकिस्तान. जो पाकिस्तान से लोग हैं उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेजिडेंस प्रोवाइड करेंगे. और रेजिडेंस प्रोवाइड करने के साथ साथ गाइज ये हम एक्सटेंशन एजुकेशन का हम पार्ट पढ़ रहे हैं. और इस एक्सटेंशन एजुकेशन में जो हमने डिस्कस किया था प्री इंडिपेंडेंस इरा के बारे में पढ़ लिया था कि जब भारत आजाद हुआ था उससे पहले के बारे में डिस्कस किया था. प्री इंडिपेंडेंस इरा के बारे में पढ़ लिया था. सेकंड जो है हमने डिस्कस किया था पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा के बारे में. ठीक है, अब इस पोस्ट इंडिपेंडेंस प्री इंडिपेंडेंस में क्या था कि हमें बेसिक एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करना है, लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करनी है, वुमेन वेलफेयर को इंक्रीज करना है. ये सभी चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में. अब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा के बारे में स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि आजाद होने के बाद, भारत आजाद होने के बाद कौन कौन से प्रोजेक्ट आए थे और इस प्रोजेक्ट में किससे रिलेटेड क्या क्या बातें की गई थी. मेन जो प्री इंडिपेंडेंस इरा था वो किस पे फोकस करता था, यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट पे. ठीक है, जो पहले फोकस था वो किस पे था? प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में रूरल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था. लेकिन जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा आया था इसमें किस में फोकस किया गया था? इसमें किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया गया था कि यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम क्रॉप्स उगाएंगे, मैक्सिमम यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन, तो वहां पे लोगों को खाने की कमी नहीं होगी. खाने की कमी के साथ साथ लोग एजुकेट होंगे, उनको नॉलेज मिलेगी और एजुकेशन के साथ साथ क्या करेंगे, वो अपना कम्युनिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं और अपना खुद का ओवरऑल डेवलपमेंट और अपना ह्यूमन वेलफेयर को इंक्रीज कर सकते हैं. तो ये बात हुई थी. ये उसके बाद हमने कुछ प्रोजेक्ट्स पढ़े थे. गुड़गांव प्रोजेक्ट पढ़ा था. ठीक है, आपका अभी लास्ट में जो हमने प्रोजेक्ट डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो आप एक बार उनको गो थ्रू कर लेना. अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं नीलोखेरी प्रोजेक्ट. जो नीलोखेरी प्रोजेक्ट था वो किस पे बेस था? उन्होंने बोला कि यहाँ पर हम किस तरीके से लोगों को अवेयर कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इमिग्रेंट्स जो हैं पाकिस्तान से जो आए हुए हैं उनको हम रेजिडेंस प्रोवाइड करेंगे. साथ साथ उनके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग को अरेंज करेंगे, उनको काम देंगे. ठीक है, उनको हम ऑक्यूपेशन देंगे, काम प्रोवाइड करेंगे उनके, ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को एक सेल्फ डिपेंडेंट बना सके. ठीक है, हम उनको क्या करेंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग. ये प्रोजेक्ट में आया था, ये प्रोजेक्ट जो चला था वो किसके लिए था कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको हम क्या करेंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे. प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ उनको हम क्या करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे ताकि वहां पर उनके पास किसी भी चीज की कमी ना आए. ठीक है, जो रिहेबिलिटेशन था डिस्प्लेस्ड पर्सन का पाकिस्तान, सेल्फ सफिशिएंसी फॉर द टाउनशिप इन ऑल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ. तो ये नीलोखेरी प्रोजेक्ट था. थर्ड स्टेज जो आई थी दैट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड नेशनल एजुकेशन सर्विस. ठीक है, अब हमने प्री इंडिपेंडेंस इरा पढ़ लिया स्टूडेंट्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा पढ़ लिया है. अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के बारे में. तो यहाँ पर जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ओवरऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात की गई है. इसमें दो सेक्शन आए थे. ठीक है, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट और एक नेशनल एक्सटेंशन सर्विस. सबसे पहला था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को. ठीक है, इसमें क्या हुआ था, कम्युनिटी डेवलपमेंट में किसकी बात की गई थी कि हम कम्युनिटी को कैसे यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, हम कम्युनिटी यहाँ पर डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात की गई थी. इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं जबकि एक पूरी कम्युनिटी की बात करी गई थी कि हम इस कम्युनिटी को कैसे सुधार सकते हैं. उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम रूरल कम्युनिटी को किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उनकी नॉलेज को एनहांस कर ले, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेक्टर में हम इंप्रूवमेंट करें और जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं चाहे वो स्मॉल लेवल पे, मीडियम लेवल पे, उनको हम कैसे एनहांस करें और कैसे हम एडल्ट एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन को एनहांस कर सकते हैं. दूसरा, यहाँ पर जो भी मशीनरी है, मतलब यहाँ पे जो भी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है उनको हम किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं. ठीक है, किस तरीके से लोगों को
सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें कैसे आ सकता है। ये जो प्रोग्राम था ये बेसिकली किस लिए स्टार्ट किया गया था कि हम लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो कम्युनिटी थिंकिंग और कलेक्टिव एक्शंस लिए गए थे, ठीक है, पंचायत में, कॉर्पोरेट सोसाइटीज में, विकास मंडल में। इस प्रोजेक्ट के कुछ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी थे, ठीक है। अब हम कम्युनिटी डेवलपमेंट की गाइस बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था? अब देखो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक बंदे के लिए यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, है ना। मैं एक स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रही हूँ, मेरे पास कोई एक पर्सनल एक स्टूडेंट नहीं है, जबकि मैं यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए इक्वल पढ़ा रही हूँ, है ना। तो सिमिलरली जो हम प्रोजेक्ट्स चालू कर, जो भी प्रोजेक्ट्स आए हैं या जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चालू करते हैं वो किसी एक पर्सन के लिए नहीं होता है, वो पूरी कम्युनिटी के लिए होता है, या पूरा आपके इंडिया में जितने भी लोग हैं सभी के लिए होता है। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स चले थे उनका यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट थे उनका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्या था? देखो अगर हम गाइज यहाँ पर कम्युनिटी लेवल पे बात करते हैं, ठीक है, तो हम एक इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, एक पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस कम्युनिटी में सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, अगर लोगों के पास खाना होगा तभी तो वो अपनी हेल्थ को सुधार पाएंगे, अगर खाना ही नहीं खाएंगे तो हेल्थ खराब हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हमेशा कहाँ पे फोकस किया जाता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे। तभी हम क्या हर एक प्रोजेक्ट में मेन क्या पढ़ रहे थे कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं ताकि लोगों के पास खाना हो, उनको भूखमरी ना हो, उनकी हेल्थ जो है वो खराब ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था? अभी हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को इंक्रीज करना, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है उन लोगों को काम प्रोवाइड करना ताकि वो क्या हो सके, यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंट, वो खुद पे डिपेंडेंट हो सके, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंसी की बात की गई थी। उसके बाद हम किस तरीके से, ये तो हो गया हमारा एग्रीकल्चर की बात और ओवरऑल डेवलपमेंट की बात। देन यहाँ पे किसकी बात हो गई? एजुकेशन की बात, और किस तरीके से हम लोगों को एनकरेज कर सकते हैं, ठीक है। ये थे सारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उनको किस तरीके से हम इंस्पायर कर सकते हैं। सेकेंड है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या थे? किसमें? रूरल एरियाज में, कि हम किस तरीके से यहाँ पे ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन वेलफेयर को इंक्रीज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये भी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था। अगेन किस पे आ गई बात? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे। एजुकेशनल फैसिलिटीज किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, और वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, जिनको ज्यादा एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है, जो ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता, उनको एम्ब्रॉयडरी ट्रेनिंग, कारपेंट्री ट्रेनिंग, किस तरीके से हम अदर एजुकेशन उनके लिए ला सकते हैं। तो ये सारा प्रोजेक्ट किस पे बेस्ड था? ये था एक सभी के लिए, एक कम्युनिटी के लिए था, कोई इंडिविजुअल लेवल पे नहीं था। फिर हम बात करते हैं नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज की, दैट इज NES, ठीक है। तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, डिसाइड किया कि हम किस तरीके से इस एक्सटेंशन सर्विस को स्प्रेड कर सकते हैं, है ना। हम क्या कर सकते हैं? एक स्प्रेड इसको कैसे कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया टू एक्सपेंड द कवरेज ऑफ प्रोग्राम टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, सिर्फ इंडिया में नहीं जबकि दूसरी कंट्री में भी इसको हम स्प्रेड करते हैं, क्योंकि जो पुअर कंट्रीज है उनमें भी ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो चालू होने चाहिए ताकि हम लोगों की वेलफेयर को क्या कर सके, एनहांस कर सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि किस तरीके से हम इन प्रोग्राम को दूसरी कंट्रीज में भी चला सकते हैं विद लेस इंटेंसिव अप्रोच, ठीक है, कम टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम किस तरीके से इनको एनहांस कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम कब क्या दिया गया था? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, जो कि 2 अक्टूबर 1953 में इनिशिएट किया गया था। आइडिया क्या था कि हम पूरी कंट्री को कवर कर लेंगे, हम सिर्फ इंडिया को नहीं जबकि जो अदर कंट्रीज है जो इसे सफर कर रहे हैं, जहाँ एजुकेशन नहीं है, जहाँ वहाँ पे खाने का नहीं है, जो लोग पोवर्टी से यहाँ पर मर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, उनके बारे में भी यहाँ पर हम उनकी डेवलपमेंट को भी कैसे एनहांस कर सकते हैं उसके बारे में भी बात की गई थी, ठीक है। तो ये नेशनल एक्सटेंशन सर्विस था जिन्होंने क्या किया, ना सिर्फ इंडिया को कवर किया जबकि होल कंट्री के बारे में इसमें बात की गई थी। नेक्स्ट आता है स्टेज 4, ठीक है, पहले प्री इंडिपेंडेंस, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिर कम्युनिटी, फिर आता है टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। अब हमने क्या करा, एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव तो कर दिया, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल, मैंने क्या करा, एग्रीकल्चर सेक्टर को तो इंप्रूव करा दिया, मतलब हमने सबने क्या करा है, एकजुट होके एक साथ काम करके हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को तो इंप्रूव कर दिया है। लेकिन क्या हमें मालूम है कि यहाँ पर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है?
नहीं पता, तो हम जो नए नए टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं वो ही आता है फोर्थ पार्ट में, कि किस तरीके से हम फार्मर्स के काम को इजी कर सकते हैं। अगेन जो मैंने आपको वर्क सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था ना बहुत पहले, ऐसे ही इसमें है, अगर हम टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर देंगे तो उससे फार्मर का काम इजी हो जाएगा और एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो इसमें जो फोर्थ स्टेज आई थी वो किससे रिलेटेड थी, कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्रूव करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम आया था, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ था 1960 में। ठीक है, 1960 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। इसके पीछे आइडिया क्या था, अब इसमें लिखा है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब इसका मेन मोटो क्या था कि हम किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, ताकि क्या हो, हम अगेन वेलफेयर, जो सोसाइटी का वेलफेयर है उसको हम किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई थी। अब इसमें जो एफर्ट्स लिए थे उसमें किसकी बात की गई थी, कि हम किस तरीके से, अब अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की भी तो बात कर रहे हैं, है ना, कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसको हम पैकेज प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिसमें किसके बारे में बात की गई थी, जब एग्रीकल्चर को हम वो कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, तो इसमें हम किस तरीके से सीड को इंप्रूव कर सकते हैं, इरिगेशन को, फर्टिलाइजर्स को, प्लांट प्रोटेक्शन, इंप्लीमेंट, स्टोरेज फैसिलिटी, मार्केटिंग फैसिलिटीज को किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोग्राम आया था वो आया था इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, जो कि स्टार्ट किया गया था मार्च में 1964 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि हम किस तरीके से क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आया था, इससे क्वेश्चन आता है गाइस SFDA से, दैट इज स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, SFDA से क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी क्या है। ये जो SFDA है इसको 1970 में स्टार्ट किया गया था, और यहाँ पर किसने साथ दिया था, एक स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें क्या बोला गया था कि हम स्मॉल फार्मर्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं, अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करना। जो वीकर सेक्शन में आते हैं उनको हम किस तरीके से काम दे सकते हैं, किस तरीके से हम उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, और किस तरीके की हम टेक्नोलॉजीज को ला सकते हैं। क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजीज को एनहांस कर देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर और ज्यादा ग्रो यहाँ पर करेगा, इसलिए इसमें बात की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी, ITDA। ये किस लिए था, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, ट्राइबल डेवलपमेंट, मतलब जो ट्राइबल एरियाज हैं और जो ट्राइबल पीपल है उनके लिए ये एजेंसी बनाई गई थी। इसमें ऑब्जेक्ट, और कब आई थी, 1971 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि किस तरीके से हम लोगों की, जो ट्राइबल पीपल है, जो ट्राइब में रहते हैं, उनकी हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो ट्राइबल पीपल है उनकी प्रॉब्लम को हम यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सकते हैं, और हम किस तरीके से ट्राइबल जो पीपल है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, जो कि 1974 में आया था। ये भी किसके बारे में बात की गई थी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम के बारे में बात की गई थी, जो कि किसने डेवलप किया था, वर्ल्ड बैंक एक्सपर्ट डेनियल बैनर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इन्होंने किसकी बात की गई थी, कि जो हम नए इनोवेशन है वो हम क्या क्या नए इनोवेशन यहाँ पर ला सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, ताकि हम क्या करें, यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करें एक बड़े लेवल पे। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। ठीक है, नेशनल, ये सारे सेम ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको हम कैसे हटा सकते हैं, एक नया कंट्री का विजन कैसे आ सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर्स की फॉर्म में। नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था 1983 में हुआ था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि हम यहाँ पर जो एक्सटेंशन है, जो टेक्नोलॉजी है ना, जो टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब वो सिर्फ मीन्स हम क्या करें, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनरलाइजेशन की बात हुई थी, कि ना सिर्फ एक एग्रीकल्चर एक इंडिविजुअल लेवल पे हो, जबकि हम उसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं। फिर आया था इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम, जो कि इनिशिएट किया हुआ था IARI ने। याद रखना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, जो कि न्यू दिल्ली में है।
इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था 1995 में, ठीक है। इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम, आप नाम से ही देख रहे हो। यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उनको क्या दिया था, अपॉर्चुनिटी कि आप नए नए प्रोजेक्ट्स, नए नए इनोवेशन लाओ। जो आप नए इनोवेशन लाओगे वो लोगों के लिए क्या होंगे, यूजफुल होंगे। तो इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू साइंटिस्ट टू टेस्ट और डेमोन्स्ट्रेट न्यू टेक्नोलॉजीज ऑन द फार्मर फील्ड एंड डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम द फार्मर्स। यहाँ पर किसके बारे में बात की गई थी, फार्मर्स के बारे में, ठीक है। फार्मर्स के वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए हम किस किस तरीके की टेक्नोलॉजीज का एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो स्मॉल फार्मर्स है, ग्रीन रेवोल्यूशन फार्म है, कमर्शियल फार्म है, उनमें हम किस तरीके से यहाँ पर इनके लिए टेक्नोलॉजी लाते हैं। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि स्टार्ट किया गया था 1995 में। किसने, वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट ने, ठीक है। किसके लिए था, अगेन हम एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर एजुकेशन को इंप्रूव करेंगे प्रोग्राम्स के थ्रू, तो हम क्या कर सकते हैं, लोगों के वेलफेयर को इंप्रूव कर सकते हैं। फिर NATP प्रोजेक्ट आया, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1998 में। टेक्नोलॉजी जनरेशन पे था ये, किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी जनरेट कर सकते हैं न्यू और किस तरीके से हम लोगों में इन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। ये नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो फार्मर्स हैं, ठीक है, फार्मर्स में अगर हम फार्मर्स देखो, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव कर दे, अभी पहले के टाइम में आपने देखा होगा एग्रीकल्चर सेक्टर इतना इंप्रूव नहीं था, लेकिन आजकल मॉडर्न इरा में क्या हो गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर ने इतना ज्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किया है ना, और उसी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की वजह से आज लोगों के पास खाने की कमी नहीं है ना। नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, नए नए इनोवेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो हमने क्या करा है, एक इंडिया को बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म कर दिया है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर, इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज। तो यहाँ पर ये जितने भी प्रोग्राम्स चालू हुए थे, सबका मेन ही ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव अगर मैं कॉमन कंसेप्ट से देखूं तो सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ह्यूमन वेलफेयर, है ना, ह्यूमन वेलफेयर, या फिर आप बोल सकते हो ओवरऑल डेवलपमेंट, है ना। किस पे फोकस था सबका, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, कि हम किस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम ह्यूमन वेलफेयर को सुधार सकते हैं। तो नेशनल एजुकेशन इनोवेशन प्रोजेक्ट जो कि 2006 में आया था, किस पे बेस था, कि हम किस तरीके से पॉवर्टी को एलिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, जो कि 2009 to 9 में आया था। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, अगस्त 2005 में आया था, और स्कीम इसकी कब लॉन्च की गई थी, 2006 में। इसको इनिशियली क्या बोला गया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। इसमें क्या था, किस पे फोकस किया गया था, एम्प्लॉयमेंट पे। जिन लोगों के पास काम नहीं है उनको काम प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पर पगार दी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो ये प्रोग्राम आया, ये एक्ट आया, इन्होंने किसकी बात की गई थी, कि हम एम्प्लॉयमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जो अनस्किल्ड पीपल है, जिनमें कोई स्किल्स नहीं है, उनको काम दिया जाए, काम वो सीखे, काम सीखने से उनकी स्किल्स को एनहांस किया जाएगा, ठीक है। चाहे वो पॉवर्टी लाइन में है, चाहे वो पॉवर्टी लाइन के एकदम नीचे है, ठीक है, चाहे वो बिल्कुल गरीब है या वो गरीब की रेखा में आते हैं, तो उन सबको क्या दिया जाना चाहिए, उनको काम दिया जाना चाहिए, उनको पगार भी देनी चाहिए, ताकि वो काम सीखे, उनके पास स्किल्स यहाँ पर डेवलप हो। तो उन्होंने 100 डेज की पगार देने का बात किया कि हम 100 दिन का पैसा उनको देंगे, मिनिमम वेजेस देंगे 100 डेज तक। क्या ऑब्जेक्टिव था, एम्प्लॉयमेंट को, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म करना, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट को अपलिफ्ट करना, एम्प्लॉयमेंट को क्या करना, बढ़ाना, ताकि लोगों के पास काम हो, लोगों की स्किल यहाँ पर एनहांस हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2010 और 11 में इनिशिएट किया था, जिनका नाम क्या लिखा गया, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया। और किसके बारे में बात की गई थी, अगेन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना बात की गई थी मनरेगा एक्ट में। नेक्स्ट है NMAET, दैट इज नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। नाम से पता चल रहा है टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है एग्रीकल्चर में। 14 से 15 में आई थी, ठीक है, जिन्होंने किसके बारे में बात की गई थी, कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स चला के किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक एग्रीकल्चर सेक्टर को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, नई नई टेक्नोलॉजीज आई, और इस रिसेंट ईयर में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को भी इंट्रोड्यूस किया गया था,
जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग है वो क्या प्रोवाइड करती है, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बता रखे हैं कि हम किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चीजें ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ टेक्नोलॉजीज की बात करूं, आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजीज, आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चल जाएगा। पहले के टाइम में बात करूं तो इतनी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन होता गया वैसे वैसे यहाँ पर सारी चीजें इंप्रूव होती गई। चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव हुआ तो लोगों की हेल्थ भी इंप्रूव हो गई, ठीक है, गरीबी खत्म हो गई, लोगों को काम मिलने लगा, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई। तो ये सारा किस पे था कि जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे, ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि सबका ही मेन तो कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करना, एडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना, ताकि यहाँ पर क्या हो सके, लोग अपने आप खुद इंडिपेंडेंट हो सके, ठीक है, सबको एक सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, वो सारे इन प्रोजेक्ट्स का क्या था, काम था, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गाइस अपना ध्यान रखिए, ऐसी पढ़ाई करते रहिए जून के लिए, और यहाँ पर जो भी PYQs होंगे हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर एवरीवन, हैव अ गुड डे अहेड।